हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 5 इंडिया दैट इज़ भारत। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि हमारी कंट्री को उसका नाम कैसे मिला। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। हम समझेंगे कि हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड्स में लोगों ने भारत को कैसे डिस्क्राइब किया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट्स इनसाइड द चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आपको बेसिक 3 चीज़ें इस चैप्टर से पता चलेंगी। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, मतलब जो इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, उन्होंने इंडिया का नाम कैसे रखा। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, जो फॉरेनर्स विदेशी यहाँ पर आए, उन्होंने इंडिया का नाम कैसे रखा। एंड एक टेबल ऑफ द मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। लास्ट में आप देखोगे, टेबल देखोगे आप इंडिया के जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में। हमारी पहली स्लाइड है हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। जो इंडियंस हैं उन्होंने इंडिया का नाम कैसे रखा। टुडे द इंडिया वी नो इज़ अ मॉडर्न नेशन with defined borders, defined states and a known population। आज जो भारत है जिसे हम जानते हैं वो एक मॉडर्न नेशन है, बहुत ही आधुनिक, विद डिफाइंड बॉर्डर्स, जिसके जो बॉर्डर्स हैं, जो किनारे हैं, वो डिफाइंड हैं, हमें पहले से पता है। डिफाइंड स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं यहाँ पर, यह राज्य हैं, वो हमें पता है। एंड अ नोन पॉपुलेशन, और यहाँ की पॉपुलेशन भी हमें पता है। हाउएवर इट वॉज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो, 2000 ईयर्स अगो और इवन 5000 ईयर्स अगो। तो ये जितने टाइम पीरियड्स आपको बताए गए हैं, इसका इंडिया की जो कंडीशन है वो 500 ईयर्स अगो कुछ और थी, उससे और पहले चलते हैं 2000 ईयर्स अगो तो कुछ और थी सिचुएशन, और अगर 5000 ईयर्स पहले अगर आप चलते हैं तो इंडिया जो था वो और भी ज़्यादा डिफरेंट था। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज। ये कह रहे हैं जो वर्ल्ड का ये वाला पार्ट है जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे और इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो शिफ्ट होती रही हैं। मान लीजिए पहले एक जगह से दूसरी जगह तक थी और कुछ टाइम बाद पार्टीशन हो गया उस पार्ट का, तो मान लीजिए वो अब बाउंड्री चेंज हो गई। तो ये बाउंड्रीज जो है शिफ्ट होती रही हैं टाइम के साथ साथ। We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. हम इंडिया का जो पास्ट है उसके बारे में हम बहुत सी डिफरेंट सोर्सेज से पता कर सकते हैं कि ये एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इसमें इतने चेंजेस आए, जो इंडिया की बाउंड्री है वो कैसे कैसे चेंज हुई, वो पास्ट के बारे में पढ़ के हम समझ सकते हैं। तो उन्हीं को अब हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स बोथ बाय इट्स इनहैबिटेंट्स एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, जो हमारी हिस्ट्री रही है इंडिया की, उसमें इंडिया के बहुत से अलग अलग नाम पड़े हैं और ये दोनों के द्वारा रखे गए हैं। जो इनहैबिटेंट्स थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने भी ये नाम रखे थे, और जो विजिटर्स थे, जो बाहर से आए थे यहाँ पर भारत में, उन्होंने भी कुछ इंडिया के नाम रखे थे। तो इनहैबिटेंट्स उन लोगों को बोलते हैं पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले लोगों को इनहैबिटेंट बोलते हैं, वहाँ के निवासी। These names come to us from ancient text, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions। कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें ये नेम? जो एंशंट, बहुत पुराने पुराने टेक्स्ट थे, बहुत पुरानी किताबें हो गई, उनसे हमें नाम पता चले भारत का कैसे रखा गया, क्यों रखा गया। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने कुछ अकाउंट्स मेंटेन करे थे, कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए थे अपने पास, जो घूमने आए थे यहाँ पर। या जो पिलग्रिम्स थे, जो किसी श्रद्धा उससे आए थे, कुछ विश्वास की बिलीव्स की वजह से यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने भी जो अकाउंट्स अपने बनाए होंगे या जो कुछ रिकॉर्ड्स अपने पास रखे होंगे, उससे भी हमें पता चल पाया कि भारत का नाम कैसे रखा गया। एंड इंस्क्रिप्शंस, और जो पुरानी इंस्क्रिप्शंस हैं, जो आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, इंस्क्रिप्शंस होते हैं दीवार पर, स्टोन पर, कॉइन पर, इस पे जो कुछ चीज़ छाप दी जाती है, इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है, वो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चल पाया कि भारत का नाम कैसे पड़ा। द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। It is several thousand years old. It gives the northwest region of subcontinent the name Saptasindhava, that is the land of 7 rivers। यहाँ पर ये बताया गया है आपको कि जो ऋग्वेद है,
जो हिंदूज के 4 मुख्य वेद होते हैं उनमें से जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद। तो ये इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है, ये हज़ारों साल पुराना है और ये क्या बताता है हमें कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में सब कॉन्टिनेंट है उसको सप्त सिंधव नाम दिया गया है ऋग्वेद में। सप्त सिंधव का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है आपको लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर 7 नदियाँ बहती हैं। अब ये जो वर्ड है, द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, ये जो सिंधवा वर्ड है, सिंधव वर्ड है, ये सिंधु से बना है, विच रिफर्स टू द इंदस रिवर। ये कौन सी रिवर को लेकर बनाया गया है ये शब्द? इंदस रिवर, जो कि इंडिया में बहती है। और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल वे में इसे रिवर ही माना जाता है, इंदस रिवर के बजाय रिवर ही, नदी ही माना। नेक्स्ट आगे आते हैं हम हाउ इंडियंस नेम इंडिया में। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। अब जब हम टाइम के साथ साथ आगे बढ़े हमने देखा कि और पार्ट्स का भी इंडिया के अलग अलग नाम रखा गया था। जैसे द महाभारत इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेमस टेक्स्ट, इंडिया का सब बहुत ही फेमस टेक्स्ट है एक महाभारत। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन्स, इसमें बहुत सारे रीजन बताए गए हैं, बहुत सारे एरिया बताए गए हैं, सच एज कश्मीर, मोर और लेस टुडेज कश्मीर, ये ज़्यादा से जो आजकल कश्मीर जिसका नाम है उसी के बारे में बात हो रही होगी इसमें। कुरुक्षेत्र की बात इसमें करी गई है महाभारत में। पार्ट्स ऑफ हरियाणा टुडे, जो कि आज हरियाणा का पार्ट है। वंग नाम से एक जगह की बात करी गई है महाभारत में, जो कि पार्ट्स ऑफ बंगाल है आज के टाइम में। प्रयाग ज्योतिष के नाम से एक जगह की बात करी गई है, रफली टुडेज असम, जो कि आज का असम में माना जाता है। कच्छ की बात इसमें करी गई है, जो कि टुडेज कच्छ ही है। केरला की बात इसमें करी गई है महाभारत में, मोर और लेस टुडेज केरला, जो कि आज के केरला में जाना जाता है, एंड सो ऑन। इस टाइप से बहुत से ऐसे रीजन की बात करी गई है महाभारत में, जिससे हमें पता चलता है कि भारत के ही ये पार्ट्स थे या भारत के ही ये पार्ट्स हैं। But when do we come across a name for the entire Indian subcontinent? लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का क्या नाम यूज़ करा जाता था, तब देख लेते हैं। बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफ़िकल्ट टू डेट, क्योंकि हमें डेट बताना तो मुश्किल है उन एंशियंट टेक्स्ट की कि कब की बात हो रही है। दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर, तो इसलिए ये बता पाना कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या नाम दिया गया था, ये बहुत मुश्किल है। इस एंशियंट टेक्स्ट को पढ़कर या जितने भी लिटरेचर्स थे उनको पढ़कर ये डिसाइड कर पाना कि पूरे इस सब कॉन्टिनेंट को एग्जैक्टली क्या नाम दिया गया था, ये मुश्किल था। द महाभारत यूजेस द टर्म्स भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onwards. महाभारत में 2 टर्म्स यूज करे गए हैं भारत के लिए, जो कि थे भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप। ये 2 नाम भारत के लिए यूज़ करे जाते थे, और जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो जनरली इस बात से एग्री करते हैं कि जो ये इतनी पुरानी पोएम है ये कुछ BCE पहले ही लिखी गई है। नेक्स्ट हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया में आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष क्लियरली एक्सटेंड्स टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। ये जो फर्स्ट टर्म आपको भारतवर्ष दिया गया था महाभारत में, जो 2 टर्म्स थे उसमें से जो पहला टर्म है भारतवर्ष, वो क्लियरली बताता है कि जो ये सब कॉन्टिनेंट है इस पूरे के लिए ही भारतवर्ष शब्द यूज़ करा गया। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ द न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल्स, बहुत सारे ऐसे लोगों की और नदियों की बात इस पूरे टेक्स्ट में करी गई है। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारतास। भारतवर्ष जो शब्द है उसका मतलब है भारतीयों का देश, भारत के लोगों का देश। भारत इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेद। भारत जो वर्ड है वो सबसे पहली बार ऋग्वेद में अपीयर हुआ था, ऋग्वेद में देखा गया था। वेयर इट रिफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। वैदिक ग्रुप था जो लोगों का, उनके लिए ये रिफ़र करा जाता था ऋग्वेद में। भारत वर्ड किस लिए यूज़ होता था? वैदिक लोगों के ग्रुप के लिए। इन लेटर लिटरेचर, जो बाद में इसके बाद लिटरेचर आए, जितनी भी बुक्स वगैरह आई, उनमें बहुत से राजाओं का नाम भी भारत होता था, भारत के नाम से मेंशन करा गया था उन राजाओं को। जो दूसरा टर्म आपको जम्बूद्वीप इसमें बताया गया था, जम्बूद्वीप का मीनिंग होता है द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। जामुन ट्री के पेड़ों का एक आइलैंड, जिसपे जामुन का फल आता है, ऐसे पेड़ों वाला लैंड।
This is indeed a common tree native to India, also called jambul tree, Malabar plum tree, etc. Jambudweep came to mean the Indian subcontinent. ये क्योंकि ये कॉमन ट्री होता है इंडिया का, इसलिए जो जाम्बुल ट्री है इसे जाम्बुल ट्री भी बोला जाता है, मालाबार प्लम ट्री भी बोला जाता है। तो इसलिए ये मान लिया गया कि ये जो जम्बू द्वीप वर्ड है वो इंडिया के लिए ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ही यूज़ किया जाता था। इन फैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर। एक राजा की वजह से भी हमें ये गुड क्लू मिल पाया कि ये जो वर्ड है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ही यूज़ होता था। कैसे? हिज नेम इज़ अशोका, उनका नाम है अशोका। इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि ये आज से 250 BCE पहले राज करते थे। एज वी विल सी ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शंस, उन्होंने बहुत से इंस्क्रिप्शंस छोड़े अपने पीछे। इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में, ही यूज द सेम नेम जम्बूद्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया। उन्होंने भी जम्बूद्वीप वर्ड का यूज़ करा है अपने इन इंस्क्रिप्शंस में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। विच एट द टाइम इंक्लूड वॉट इज़ टुडे बांग्लादेश, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? आज के टाइम का जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, और कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान के भी उन्होंने इसमें डिस्क्राइब करे थे एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो जम्बूद्वीप वर्ड भी भारत कॉन्टिनेंट को ही, सब कॉन्टिनेंट को ही रिप्रेजेंट करता था। अ फ्यू सेंचुरीज लेटर भारत बिकम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। थोड़ी सेंचुरीज बाद, कुछ 100 सालों बाद, जो भारत जो शब्द था वो ही जनरली यूज़ करा जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बताने के लिए। फॉर इंस्टेंस, इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड द विष्णु पुराण वी रीड उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है आपको विष्णु पुराण का, जो कि एक पुराना टेक्स्ट है, उसमें ये श्लोक दिया हुआ है। इसका मीनिंग है द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। इस श्लोक का मीनिंग यही है कि जो जगह समुद्र के उत्तर में है, मतलब वो लैंड जो ओशंस से नॉर्थ में है और हिमालय के दक्षिण में है, उसे भारतवर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय बच्चे या भारतीय संतानें, भारत के बच्चे, भारतीय यत्र संतति यहाँ पर रहते हैं, तो इसीलिए हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज़ इवन टुडे। आज भी ये नाम भारत जो है यूज़ करा जाता है इंडिया के लिए। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, नॉर्थ इंडिया में इसे जनरली भारत लिखा जाता है, और जबकि साउथ इंडिया में इट इज़ ऑफन भारतम, भारतम नाम से भी इसे बोला जाता है और लिखा जाता है। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया में हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग अगो अराउंड 2000 ईयर्स अगो पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड अ सिमिलर आइडिया ऑफ व्हाट इंडिया वाज। तो इंडिया क्या है और कहाँ से कहाँ तक है, इसका सिमिलर आइडिया इंडिया में रहने वाले लोगों को उस टाइम पे भी था। आज से 2000 साल पहले भी जो लोग रहते थे उनको भी ये आइडिया था। और ये बात हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इन एन ओल्ड तमिल पोएम अ किंग इज प्रेज्ड हुज नेम वॉज नोन, मतलब जो एक कोई राजा रहे होंगे उनकी तारीफ में कुछ कहा जा रहा था या एक पोएम लिखी गई थी। तो उस पोएम की जो स्टार्टिंग थी वो कैसे थी? फ्रॉम केप कुमारी इन द साउथ, टुडेज कन्याकुमारी, मतलब आज के जो कन्याकुमारी है उसकी बात हो रही है इसमें। फ्रॉम केप कुमारी इन द साउथ टू द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। किसकी ग्रेट माउंटेन? नॉर्थ में कौन सा है? हिमालयस। एंड फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन टू द वेस्टर्न ओशन, मतलब जो ईस्टर्न ओशन आज के टाइम में है, वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी की बात हो रही है। मतलब हमारी जो जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनके बारे में इसकी बात हो रही है कि एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और ईस्टर्न ओशन से लेके वेस्टर्न ओशन तक, मतलब इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में उस टाइम के लोगों को भी पता था 2000 ईयर्स अगो भी। This shows that ancient Indians had a good understanding of the geography of the country and knew the boundaries of the land quite well. बहुत अच्छे से यहाँ के लोग यहाँ की ज्योग्राफी को और यहाँ की बाउंड्रीज को जानते थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले जो कि इंग्लिश में लिखा गया था, यूजेस द फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत। क्या फ्रेज, किस नाम से भारत के बारे में लिखा गया है इसमें? इंडिया दैट इज़ भारत। मतलब
इंडिया जो कि भारत है। राइट ऑफ द बिगनिंग, बहुत स्टार्टिंग में ही ये चीज़ लिख दी गई थी, सबसे पहले ही ये लिखी हुई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रिंटेड फॉर्म में कभी आपको देखने का मौका मिलेगा तो आप जो फर्स्ट पेज होगा आपका, फर्स्ट स्टार्टिंग ही होगी, उसी में लिखा होगा इंडिया दैट इज भारत। सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द सेम एज भारत अर्थात इंडिया। जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का आपका, उस पर भी यही बात लिखी हुई है, भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत जो कि इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आएगा अभी, आपके लिए एक न्यू वर्ड है ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अगर आपने न्यूज़ वगैरह में अभी कभी सुना भी हो, लेकिन आपको अगर इसकी डेफिनेशन नहीं पता तो देख लीजिए। अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ अ नेशन। किसी भी देश की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक सिद्धांत हैं और जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनके बारे में जिसमें लिखा होता है जिस बुक में या एक डॉक्यूमेंट में, उसे ही उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7 केम इनटू फोर्स इन 1950। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आप क्लास 7th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि ये फोर्स में लागू कब से हुआ था, 1950 से। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। जो फॉरेनर्स यहाँ पर आए उन्होंने इंडिया का नाम कैसे रखा। वंस अपॉन अ टाइम, way back in the 6th century BCE, some curious neighbors of India started talking about the land we now call home. इस जगह के बारे में जिसे आज हम अपना घर कहते हैं, जो हमारे कुछ क्यूरियस नेबर्स थे जो कि जानना चाहते थे हमारे बारे में, वो 6th century BCE में हमारे बारे में उन्होंने बात करना शुरू करा। अ पावरफुल पर्शियन एम्परर सेट आउट ऑन अ मिलिट्री एडवेंचर एंड टुक कंट्रोल ऑफ द इंडस रिवर रीजन विच वॉज नोन इन संस्कृत एज सिंधु। एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली पर्शियन राजा था जिसने क्या करा, मिलिट्री एडवेंचर के लिए कंट्रोल लिया इंडस रिवर के रीजन में, जो ये इंडस रिवर है उसके एरिया में कंट्रोल लेने की कोशिश करी। विच वॉज नोन इन संस्कृत एज सिंधु, जिस एरिया को हम सिंधु नाम से भी जानते हैं, इस नाम के एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश। द पर्शियन हैड अ लिटिल ट्रबल विद द एस साउंड। जो पर्शियन लोग थे उन्हें एस साउंड से, स साउंड से थोड़ी प्रॉब्लम थी। सो सिंधु बिकेम हिंदू। तो जो ये वर्ड सिंधु था उन्होंने उसे कैसे प्रोनाउंसिएट किया, हिंदू नाम से। हिंद और हिदू इन पर्शियन, पर्शियन में उसे हिदू भी बोलते थे वो। एट दिस पॉइंट हिंदू वॉज नॉट अ रिलीजन। इस टाइम पे जो ये इन्होंने वर्ड निकाला था हिंदू, उस टाइम पे कोई रिलीजन नहीं था हिंदू। इट वॉज जस्ट अ जियोग्राफिकल नेम फॉर द लैंड बियॉन्ड द रिवर सिंधु। जो सिंधु रिवर है उसके बाद वाली जितनी भी लैंड थी उसके लिए जो नाम यूज़ करा जाता था, जोग्राफिकल नेम यूज़ करा जाता था, उसे वो लोग हिंदू बोलते थे। द ग्रीक्स बीइंग गुड एट बोरोइंग आइडियाज पिक्ड अप द पर्शियन वर्ड हिंदू, बट दे हैड अ स्मॉल लैंग्वेज क्विर्क, नो एच साउंड इन ग्रीक। अब जो ग्रीक्स लोग होते हैं वो दूसरों के आइडिया को बोरो करने में, चुराने में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ग्रीक्स को। तो उन्होंने क्या करा, ये पर्शियन वर्ड जो था हिंदू, उन्होंने उसे पिक कर लिया हमारे लिए ही यूज़ करने के लिए। बट दे हैड अ स्मॉल लैंग्वेज क्विक। अब उन्हें भी कुछ लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें एच साउंड नहीं था किसी में भी, तो कोई भी एच साउंड नहीं था ग्रीक में, इसलिए अब इसका नाम क्या पड़ गया, देखिए, दे ड्रॉप द एच एंड स्टार्टेड कॉलिंग द लैंड इंदोई। अब उन्होंने क्या करा, जो एच वर्ड था हिंदू में उसको ड्रॉप कर दिया और इस ज़मीन को इंदोई नाम से और इंडाइक नाम से बताने लगे, बुलाने लगे। विच मीन्स द लैंड ऑफ द इंदस पीपल, मतलब इंदस पीपल की लैंड को उन्होंने इंदोई और इंडाइक नाम से डिनोट किया। एंड जस्ट लाइक दैट द नेम इंडिया स्टार्टेड टू टेक शेप। और इस तरीके से जब इंदोई नाम आ गया, यहाँ पे इंडाइक आ गया, तो इसी तरीके से जो आज ये वर्ड चल रहा है जो फेमस है इंडिया, ये इस तरीके से शेप होना स्टार्ट हुआ था। फॉरेनर्स ने इसका ऐसे स्टार्टिंग करी थी। अब नॉट टू बी फेल्ट आउट, द चाइनीज ऑल्सो मेट इंडियन travelers and monks and they started calling the region इंदू और यिंदू। तो ये क्या था, अब धीरे धीरे जो चाइनीज़ थे वो भी इंडियन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में घूम कर जाते थे, या फिर जो मॉन्क्स थे, यहाँ के जो जितने भी संत लोग थे, उनसे उन्होंने बातचीत करी। दे स्टार्टेड कॉलिंग द रीजन
यिंदू, तो वो इस एरिया को क्या बुलाते थे, यिंदू या फिर यिंटू, इस नाम से वो इंडियंस को बुलाते थे, इंडिया को बुलाते थे। अगेन इंस्पायर्ड बाय द ओरिजिनल सिंधु, ये वर्ड जो उन्होंने यिंदू निकाला था ये भी किससे इंस्पायर्ड था, सिंधु से, जो कि रिवर की बात हो रही है, उसी से इंस्पायर्ड था ये वर्ड भी। दे फॉलोड द सेम पाथ, सिंधु का उन्होंने हिंदू, हिंदू के बाद इंदू बना, इंदू से चाइनीज़ ने क्या बनाया, यिंदू। तो ये सेम सिंधु से ही बने हुए सारे वर्ड्स थे, सारे नाम। एवरी लैंग्वेज गेव द नेम अ लिटिल ट्विस्ट, हर लैंग्वेज ने, हर टाइप के कल्चर ने इंडिया को कुछ अलग नाम देने की कोशिश करी, एक थोड़ा सा ट्विस्ट देते गए वो अपनी लैंग्वेज का। लाइक पासिंग अ मैसेज इन अ गेम ऑफ टेलीफोन, मान लीजिए टेलीफोन पे कुछ अलग अलग जगह के कोई लोग बात कर रहे हैं, तो एक ने मैसेज कुछ और दिया, दूसरे तक पहुंचते हुए वो थोड़ा सा चेंज हो गया, और इस तरीके से वो चेंज होता चला गया। तो हर किसी ने अपनी लैंग्वेज का ट्विस्ट इसमें नाम में डाल दिया। सो हाउ डिड इंडिया गेट इट्स नेम, अब हम देख लेते हैं कि इंडिया को इसका नाम ये इंडिया कैसे मिला। सिंधु जो कि संस्कृत का वर्ड है, इससे बना आपका हिंदू, पर्शियन ने इनका नाम हिंदू रख दिया। फिर आए ग्रीक्स, इन्होंने इंदोई और इंडाइक बुलाया इंडिया को। और फिर आए चाइनीज़, चाइनीज़ ने इसे यिंदू या फिर यिंटू नाम से भी बुलाया। और फाइनली इंडिया, इंग्लिश में जब ये इंग्लिश में पढ़ा तो इसका नाम फाइनली इंडिया हो गया, और जो कि इंडिया ने अडॉप्ट भी कर लिया ऑफिशियली। द चाइनीज ट्रैवलर ज़ुआनज़ांग, ज़ुआनज़ांग यहाँ पर आपको एक नाम दिया गया है, ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। अब way back in the 7th century CE, a curious and brave monk named Xuanzang, earlier spelled Huansang, packed his bags in China and set off on a spiritual adventure to India on foot across deserts and mountains. अब 7th सेंचुरी की बात हो रही है, 7th सेंचुरी CE, कॉमन एरा की बात हो रही है। एक बहुत ही क्यूरियस और ब्रेव मॉन्क थे, संत थे, मतलब क्यूरियस थे, जानना चाहते थे नई नई चीज़ें। उनका नाम था ज़ुआनज़ांग। तो इन्होंने अर्लीस्ट स्पेल्ड ह्यूआन सांग, अब पहले इनका नाम क्या था, ह्यूआन सांग, ठीक है। इन्होंने अपने बैग पैक कर लिए चाइना में, और वो एक जर्नी के लिए निकल गए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। स्पिरिचुअल से मतलब होता है यहाँ पर जो आस्था से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस एडवेंचर पर वो इंडिया की तरफ निकल गए। और ये पैरों पे ही निकले, मतलब पैदल ही चल कर आए, चाहे वो डेजर्ट से आए हों, माउंटेन से आए हों, सारे रास्ते इन्होंने पैरों से ही चलकर ही पूरे करे। वाई, क्यों आए वो इंडिया में, बिकॉज इंडिया वॉज नोन एज द लैंड ऑफ बुद्धा। इंडिया को क्या किस नाम से जाना जाता था, लैंड ऑफ बुद्धा, मतलब जहाँ पर बुद्धा ने जन्म लिया। एंड ज़ुआनज़ांग वांटेड टू, और ज़ुआनज़ांग क्या जानना चाहते थे, वो क्या चाहते थे, विजिट होली बुद्धिस्ट प्लेसेस, जो बुद्धा के प्लेसेस थे, जो जगह थी बुद्धा के लिए फेमस थी, या बुद्धा जहाँ पर रहते थे, या जहाँ भी उन्होंने अपनी दीक्षा ली थी वहाँ जाना चाहते थे। मीट इंडियन स्कॉलर्स एंड मॉन्क्स, भारत के जो विद्वान थे और जो संत लोग थे उनसे वो मिलना चाहते थे, जो जिन्होंने भी बुद्धा की टीचिंग्स को अपनाया था। कलेक्ट एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और जो पुराने बुद्धा के टेक्स्ट थे, जो उनकी चीज़ों के बारे में बात करता है, उनकी टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं, उन टेक्स्ट को वो कलेक्ट करना चाहते थे। ही स्पेंड 17 ईयर्स इन इंडिया, उन्होंने टोटल कितने साल भारत में लगाए, 17 ईयर्स। किस लिए, लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड कलेक्टिंग नॉलेज, लर्न के लिए, कुछ सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ें देखने के लिए, और यहाँ का जितना भी ज्ञान था उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको अपने पास इकट्ठा करने के लिए वो यहाँ पर 17 साल रहे। When he went back to China, अब जब वो भारत वापस गए चाइना, he translated the संस्कृत टेक्स्ट into Chinese, जो भी संस्कृत के टेक्स्ट यहाँ पर इंडिया में उन्होंने कलेक्ट करे होंगे उसको उन्होंने वहाँ पर जाकर चाइनीज ट्रांसलेट किया। हेल्पिंग स्प्रेड इंडियन फिलॉसफी ऑल अक्रॉस ईस्ट एशिया, क्यों करा उन्होंने ऐसा, हेल्प करने के लिए, जो इंडियन फिलॉसफी थी, भारतीय जो चीज़ें थी उनको वहाँ तक फैलाने के लिए, फिलॉसफी को पूरे ईस्ट एशिया में फैलाने के लिए उन्होंने जो जितने भी संस्कृत के टेक्स्ट थे उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द वर्ड टियानजू, इंडिया इन एंशिएंट चाइनीज़। पुरानी चाइनीज़ में क्या वर्ड इंडिया के लिए वो लोग यूज़ करते थे, टियानजू। एंड अनदर ब्यूटीफुल नेम द चाइनीज़ यूज्ड फॉर इंडिया वॉज टियानजू, एक बहुत ही सुंदर वर्ड जो कि चाइनीज़ यूज करते थे इंडिया के लिए वो था टियानजू। व्हाट इज इट मीन,
अब इसका मतलब क्या होता है? टियांजू केम फ्रॉम सिंधु, अगेन द फेमस रिवर। अभी तक जितने भी फॉरेनर्स थे उन्होंने भी जिस वर्ड के बेसिस पर इंडिया का नाम रखा था, जो कि सिंधु थी, उसी के बेसिस पर इन चाइनीज़ लोगों ने भी इंडिया का नाम टियांजू रखा था। बट इट ऑल्सो हैड अ स्पेशल मीनिंग इन चाइनीज़। इस चाइनीज़ में इसका मीनिंग एक बहुत ही अलग है, स्पेशल है। इसका मतलब है हेवनली मास्टर और हेवनली लैंड, मतलब बहुत ही पवित्र जगह, सेक्रेट प्लेस मानते थे ये इंडिया को। दिस शोज हाउ मच रिस्पेक्ट एंशियंट चाइनीज पीपल हैड फॉर इंडिया। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एंशियंट पुराने चाइनीज लोग थे उनके नज़रों में इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट थी, वो इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। दे सॉ इट एज अ स्पिरिचुअल एंड सेक्रेट प्लेस, इसे बहुत ही पवित्र जगह मानते थे, वो स्पिरिचुअल मानते थे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द बुद्धाज टीचिंग्स। किस वजह से मानते थे? बुद्धा की टीचिंग्स की वजह से, क्योंकि भारत में बुद्धा थे और उन्होंने अपनी टीचिंग्स भी यहीं पर दी थी, तो इस वजह से वो इसे बहुत पवित्र स्थान मानते थे। द नेम हिंदुस्तान अबाउट 1800 ईयर्स अगो। अब 1800 ईयर्स अगो कौन सा वर्ड यूज़ हुआ भारत के लिए? हिंदुस्तान। इसका क्या मीनिंग है देख लेते हैं। समवेयर इन पर्शिया समवन कार्व्ड द वर्ड हिंदुस्तान इनटू स्टोन इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन। एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें क्या देखा गया? एक स्टोन पे किसी ने इंडिया का नाम हिंदुस्तान नाम से कार्व कर रखा था पत्थर पर। दिस वर्ड बिकम सुपर पॉपुलर ओवर टाइम। अब टाइम के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता गया। क्यों? मैनी इन्वेडर्स एंड रूलर्स फ्रॉम द नॉर्थ इंक्लूडिंग द मुगल्स यूज्ड हिंदुस्तान टू रिफर टू इंडिया और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जितने भी इन्वेडर्स मतलब जिन ऐसे लोग जिन्होंने हम पर आकर आक्रमण किया, बाहर की ऐसी ताकतें जिन्होंने आकर इंडिया पर आक्रमण किया, और जो रूलर्स भी थे नॉर्थ के उन्होंने भी, जिसमें कौन कौन इंक्लूड है? मुगल्स भी इंक्लूड है उसमें, उन्होंने भी हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करा है रिफ़र करने के लिए। इंडिया की बात जब वो करते थे तो उसे हिंदुस्तान बोलते थे, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने के लिए। हिंद का मतलब है यहाँ पर, जो कि सिंधु से ही निकला है, एंड हिंद एंड स्थान मिलके ये वर्ड बना है हिंदुस्तान। तो हिंद का मीनिंग है यहाँ पर, सिंधु से ही लिया गया है हिंद यहाँ पर। स्थान का मीनिंग होता है लैंड पर्शियन में। सो हिंदुस्तान का मतलब क्या समझ सकते हैं हम? लैंड ऑफ द इंडस, मतलब इंडस एरिया में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करा जाता था, उन लोगों की लैंड को हिंदुस्तान बोला जाता था। तो ये आपका एक पूरा चैप्टर हो गया जिसमें आपको पता चला कि भाई कैसे कैसे इंडिया ने अपना नाम पाया, भारत क्यों बोला जाता है इसे, और इंडिया इसका नाम कैसे पड़ा। तो दो तरीके से हमने इसे सीखा। पहला तो हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, इंडियंस ने, जो भारतीय लोग थे उन्होंने इंडिया का नाम कैसे रखा, भारत कैसे रखा गया, और जो फॉरेनर्स थे, जो बाहर से लोग आए थे, उन्होंने इंडिया का नाम कैसे रखा, इंडिया कैसे पढ़ा। तो ये दोनों ही ऑफिशियल नेम है, इंडिया दैट इज़ भारत या भारत दैट इज़ इंडिया, सेम बात है, दोनों ही वर्ड इंडिया के लिए यूज़ होते हैं। तो ये कैसे कैसे पढ़ा वो आपने इस चैप्टर में समझ लिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। लास्ट में चैप्टर के आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको इंडिया के बहुत से नाम दिए हुए हैं। बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पर नाम आपको दिए होंगे, ऑलरेडी फिल्ड हैं, और बाकी आपको फिल करने हैं। तो लैंग्वेज एंड कल्चर में यहाँ पर आपको दिया हुआ है पर्शियन दी है, ग्रीक दी है, लैटिन दी है, चाइनीज़ दी है, अरबिक एंड पर्शियन दी है, इंग्लिश दी है और फ्रेंच दी है। नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ है नेम ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया को किस नाम से बुलाया या क्या नाम उन्होंने रखा और उसका मीनिंग क्या है। ये पूरे एक टेबल आपको दी हुई है। आपके बुक में लैंग्वेज एंड कल्चर और नेम ऑफ इंडिया ही दिया होगा, मैंने यहाँ पर मीनिंग भी आपको बताने की कोशिश करी है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से टेबल समझ में आ जाए। देखिए, जो पर्शियन थे सबसे पहले उन्होंने इंडिया का नाम रखा था हिंद या फिर हिंदू या फिर हिंदुस्तान। उन्होंने ये 3 वर्ड यूज़ करे थे इंडिया के नेमिंग के लिए। और इसका मीनिंग क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, ये भी सिंधु से ही डिराइव हुआ है, सिंधु वर्ड से ही बना है, इंदस रिवर। हिंदुस्तान मीन्स लैंड ऑफ हिंद, मतलब हिंद की जगह या हिंद की भूमि। ग्रीक में इसको बोला इन्होंने इंदोई या फिर इंडाइक। तो इसका क्या मीनिंग है? फ्रॉम हिंदू पर्शियन ग्रीक्स ड्रॉप द एच। अब उन्होंने क्या करा था, ये हमने इस चैप्टर में अभी पढ़ा था, ग्रीक्स ने हिंदू वर्ड ही लिया था पर्शियन से, लेकिन उन्होंने एच को ड्रॉप कर दिया था और इंदोई बना दिया था। इंदोई का भी मीनिंग वही है, पीपल ऑफ द इंदस।
नेक्स्ट है आपका लैटिन में इंडिया ही कहा जाता है इंडिया को। अडॉप्टेड फ्रॉम ग्रीक, इन्होंने किससे अडॉप्ट किया? ग्रीक से अडॉप्ट किया। रिफर्स टू द लैंड ऑफ द इंडस रिवर, इंडस रिवर में रहने वालों की लैंड, इनका भी मीनिंग वही था। चाइनीज़ ने इसको हिंदू बोला था और दूसरा जो वर्ड लेके आए थे इंडिया के लिए वो तियानजू, ये भी सिंधु से ही डिराइव था। तियानजू कैन ऑल्सो मीन हेवनली लैंड, मतलब बहुत पवित्र जगह बोलते थे वो इसे। अरबिक एंड पर्शियन क्या यूज़ करते थे? ए हिंद या फिर हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करते थे वो इंडिया के लिए। ये भी आपका सिंधु से ही डिराइव्ड है। ए हिंद का मतलब है द हिंद, इंडिया इन अरबिक में इसे ए हिंदू नाम से बुलाते थे ये। इंग्लिश में इंडिया ही नाम है इसका। बोरोड फ्रॉम लैटिन, इन्होंने लैटिन से बोरो किया था। कंटिन्यूड एज द मॉडर्न ऑफिशियल नेम, आज क्या है ये इसे ऑफिशियल नाम की तरह अडॉप्ट कर लिया गया है, अपना लिया गया है। फ्रेंच में इसे इंडी बोलते हैं, फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडिया बाय यूरोपियन यूसेज। यूरोपियन लोग जो इसे यूज़ करते हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसे इंडी बोलते हैं वो लोग। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका हर पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।